जब आप कमजोर से लड़ते हैं तो आपकी कमजोरी दिखाई देती है। जो व्यक्ति घर से ही मातोश्री से बाहर नहीं निकला, वो राष्ट्र हमारे महाराष्ट्र का वो विकास कहां से करेंगे। सबसे पहला संकट हमारे महाराष्ट्र में वो था जो मुखिया थे, मुखिया एसी में बैठकर सिर्फ फेसबुक लाइव करने का काम करते थे। वो सबसे बड़ा संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। तो वो संकट हटना चाहिए। तो जब बुरे वक्त आता है, बुरा समय आता है, तो भगवान अपने आप लोगों को उसी तरीके की बुद्धि देता है कि आपका मार्ग भटका है। नरेंद्र मोदी के भाषण तो सब मिमिक्री होते हैं और वो ठीक उस तरीके से बोलते हैं जैसे उस तरीके से मनोरंजन करते हैं जैसे जॉनी लीवर करते हैं। आखिर क्या हो गया विपक्ष के नेताओं को? जो औरंगजेब की तुलना हमारे देश के प्रधानमंत्री के साथ कर सकते हैं, तो वो औरंगजेब के ही विचारों पे चल रहे हैं। लोग तो आपको पसंद करते हैं, लेकिन लोगों के लिए आपने अमरावती में क्या किया, ये प्रश्न है। वो तो लोगों का प्यार है कि जो मुझे हिंदू शेरनी करके प्रेम दे रहे हैं, पर मुझे लगता है मेरी विचारधारा कोई नाम से बंधी नहीं है और कोई नाम से सीमित नहीं है। मैं हमेशा कहती हूँ कि नवनीत नाम सुनकर क्या लगा, फ्लावर हूँ, फ्लावर नहीं फायर हूँ। क्या फायर? महाराष्ट्र के अमरावती सीट से लोकसभा सांसद नवनीत राणा इस समय हमारे साथ हैं। नवनीत राणा की छवि एक तेज तर्रार नेता की है। वो अपने बयानों से अक्सर चर्चा में भी रहती हैं और खासकर बीते 5 सालों में जो हमने संसद में उनके बयान, उनके भाषण सुने हैं या फिर मुंबई की सड़कों पर जो कुछ उनको करते देखा है, उसको लेकर समाज के एक तबके ने उन्हें हिंदू शेरनी तक की संज्ञा दे दी है। नवनीत राणा से बात करते हैं हमारी इस खास सीरीज में। नवनीत जी, इंडिया न्यूज़ पर आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। बीजेपी शीर्ष नेतृत्व ने आप पर फिर से भरोसा जताया है। अब की बार अमरावती से आप जो हैं चुनाव लड़ रही हैं। मेरा पहला सवाल यही है कि 2019 में तो आपने अपक्ष के तौर पर एनडीए कैंडिडेट हरा दिया था, आज बीजेपी ज्वाइन करने की जरूरत क्यों पड़ी आप? मुझे लगता है कि मोदी जी के पिछले 5 वर्षों से जो मैं काम कर रही थी पार्लियामेंट में, उनके ही विचार, हमारे विचार एक ही लाइन पे थे। और एक निर्दलीय सांसद होने के नाते जो अपेक्षित विकास मेरे क्षेत्र को अपेक्षित था कि भाई एक निर्दलीय सांसद को ये महसूस ना कराते हुए कि आप इंडिपेंडेंट हो, आप हमारे सिंबल से नहीं चुन के आए हो, और जितना मेजॉरिटी मुझे केंद्र दे सकती थी एज ए पार्टी सिंबल पे चुन के जाने वाले जो एमपी थे, उससे कहीं ज़्यादा मुझे मेरे क्षेत्र के लिए दिया है। एक वो चीज़ मेरे दिल में हमेशा से थी। और जिस तरीके से एक नई सांसद को पार्लियामेंट में जो समय के साथ बिल पे चर्चा, 193 पे, स्पेशल टॉपिक्स पे जो हम चर्चा करते थे, हर चीज़ पे जब मैं खड़े होती थी, जो सपोर्ट पार्लियामेंट से लेकर क्षेत्र से लेकर राज्य तक जब मेरे पीछे हमेशा दिखाई दिया, और विचारधारा भी वही है, तो मुझे लगता है जब एक को नेता मान लिया है दिल से, तो फिर उनके साथ मिलकर लड़ने में मुझे नहीं लगता कहीं प्रॉब्लम होनी चाहिए। बिल्कुल, इसी वजह से बीजेपी के इस फैसले पर बहुत ज्यादा लोगों को आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि 5 सालों से आप लगभग वही भाषा बोल रही थी जो बीजेपी की थी। आप जब भी खड़े होती थी तो बीजेपी के पक्ष में बात करती थी, आप हिंदुत्व की बात करती थी, और इसी वजह से बहुत लोग पहले से कयास लगा रहे थे कि कदाचित अमरावती सीट से आपको टिकट दी जाए और पक्ष प्रवेश भी कराया जाए, जो हमने देखा। लेकिन आपकी उम्मीदवारी से अमरावती में कुछ लोग नाराज हैं, ऐसा हमने सुना, खासकर बीजेपी का लोअर कैडर और कुछ वो भी लोग जो आपके साथ थे, अब अपना उम्मीदवार उतारने की सोच रहे हैं आपके सामने। मैं आपको इतना बता सकती हूँ, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा पक्ष है, वो नाराजगी सब एक तरफ रख देते हैं। जब राष्ट्र की बात आती है, राष्ट्र के हित में बात आती है, तो उनका रुख उसी मोड़ पे चलता है। क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी जी को, सुषमा स्वराज जी को, इनको काम करते, इनका योगदान ये देश के प्रति, और देश के प्रधानमंत्री जी जो विश्व में कहीं बहुत ज्यादा पीछे हमारे प्रधानमंत्री जी लोग खड़े रहते थे, आज इस देश के प्रधानमंत्री पिछले 10 वर्षों से वो आगे की लाइन में, और वो जब चलते हैं, जब देश की बात करते हैं, तो विश्व में एक शब्द से उनका नाम लिया जाता है। मुझे लगता है ऐसे पक्ष के जितने भी निष्ठावान कार्यकर्ता है, जब से पार्टी फॉर्म हुई है भारतीय जनता पार्टी, तब से लेके आज तक कभी भी आपने ये देखा नहीं होगा कि पार्टी के बीच में मतभेद हो सकते हैं, पर विद्रोह कभी भी पार्टी के उम्मीदवार के विरुद्ध नहीं होता है। बिल्कुल, बीजेपी एक अनुशासित पार्टी है। क्या ये वजह है कि आपकी पसंद बनी बीजेपी और आपने सहर्ष इस पार्टी को ज्वाइन किया?
मैं जिनको नेता मानती हूँ सर, मैं देश के प्रधानमंत्री जी को अपना नेता मानती हूँ, अमित शाह जी को मेरा नेता मान के मैं इस क्षेत्र में पिछले 5 वर्षों से जो डेडिकेटेड शब्दों के धनी अगर किसको बोलते हैं तो ये लोगों को मैंने इनके शब्दों के साथ देखा हुआ है। देवेंद्र फडणवीस जी हमारे राज्य में 2014 में जब विधायक रवि जी 14 से लेकर अब तक देवेंद्र जी के साथ में, फिर सरकार हो तब भी रवि जी उनके साथ समर्थन में थे, और विपक्ष में बैठने की बारी आई 33 महीने जब हमारे महाराष्ट्र में गवर्नमेंट नहीं थी, उद्धव ठाकरे जी की सरकार थी जो भगवान राम में बिलीव नहीं करते, उनके विरोध में जाकर मैदान में भी उतरने की और ताकत हमने रखी थी। तो मुझे लगता है जब निष्ठा होती है किसी के साथ तो फिर वो बुरा और अच्छा कुछ नहीं देखा जाता, फिर निष्ठा निष्ठा की तरह पे काम करती है। तो मुझे लगता है जो भी नाराजगी होती है एक परिवार में जब हम काम करते हैं तो बहुत सालों से जिन्होंने खून का एक एक कतरा ये भारतीय जनता पार्टी को बनाने में और इसके निर्माण में लगाई है, तो थोड़ा समय लगेगा सभी चीज़ों को, सभी परिवार को लेके चलने में। तो मुझे लगता है, पर मुझे इतना विश्वास है पार्टी बहुत पहले है मेरे लिए, उसके भी पहले अमरावती मेरा परिवार है। आप कह रहे हैं कि मना लिया जाएगा, जो भी रूट है उनको मना लिया जाएगा, लेकिन प्रहार जनशक्ति पार्टी के बच्चू कडू तो ये कह रहे हैं कि अगर ब्रह्मा भी नीचे आ जाए धरती मैं पर भारतीय जनता पार्टी की बात कर रही नहीं, हूँ। लेकिन वो कल तक आपके साथ थे, आज आपके अगेंस्ट उम्मीदवार उतार रहे हैं, उनकी नाराजगी की वजह क्या लग रही है? वो चाहते तो आपको सपोर्ट कर सकते थे, अनकंडीशनल सपोर्ट, लेकिन आपकी उम्मीदवारी से इतने दुखी हैं वो कि अपना उम्मीदवार तक उतारा, और अब बयान ये दे रहे कि ब्रह्मा भी धरती पर आ जाए तो उम्मीदवार का नामांकन वापस नहीं मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, देखो इसमें बहुत बड़ा अंतर है। मोदी जी जब अकेले खड़े रह के देश के हित में काम कर रहे हैं, देश के विकास के बारे में बात करते हैं, देश के विजन के बारे में बात करते हैं, तो ऑपोजिशन की बहुत बड़ी फौज उनके विरुद्ध में तैयार हो जाती है। जो काबिल होता है उसी पे प्रश्न चिन्ह होता है, जिस झाड़ को फल लगते हैं उसी पे पत्थर मारे जाते हैं, बिना फल लगे हुए झाड़ को कभी कोई पत्थर नहीं मारता है। तो ये दर्शाता है कि हम मजबूत हैं और रेस में भागने वाले घोड़े हैं, हम रुकने वालों में से नहीं हैं। नंदी जी, लक्ष्य भी तो लेकिन आप लोगों ने बहुत ही बड़ा तय कर लिया है, 400 सीटें पार करने का लक्ष्य, और कोई साधारण लक्ष्य नहीं है। ये विपक्ष को डराने के लिए आंकड़े बोले जा रहे हैं या वाकई ये लक्ष्य पार किया जा सकता ये है? एक्चुअली लक्ष्य तभी बाहर आता है जब लोगों की इच्छा इस प्रकार दिखाई देती है। जब हम ग्राउंड में काम करते हैं, निर्दलीय होकर मैंने पिछले 5 वर्ष अमरावती क्षेत्र में काम किया, और मेरी जनता के आंखों में मैंने वो पढ़ा है कि उनको जब हम एक आधी बहू लाते हैं घर में तो उनको अपने घर की लक्ष्मी मानते हैं। तो इस क्षेत्र की बहू करके जब मैंने काम करना शुरू किया, निर्दलीय उन्होंने मुझे 2019 में सपोर्ट करके एक एमपी बनाया, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाया। पर पिछले कई दिनों से उनकी हमेशा इच्छा रही कि अब तक कभी भी कमल ये चिन्ह सिंबल हमारे मशीन पे और बैलेट पे नहीं आया है। तो उनकी इच्छा प्रमाणे और मेरी विचारधारा देखते सहित उन्होंने यही सोचा कि ये लाइन में हमने काम करना चाहिए। क्यों? जिस पार्टी के प्रधानमंत्री जी हैं और देश का बच्चा बच्चा ये चाहता है कि फिर हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो, कौन है उनके कंपटीशन में? और ये लक्ष्य मोदी जी ने नहीं, हम जैसे सामान्य कार्यकर्ता, इस देश का मतदार ने ठहराया है कि अब की बार 400 पार। ये विषय, ये विचार हमारे देश के आम लोगों का है। नेता ही उनका ही विरोध करते हैं, बोलते हैं ना चोर चोर मौसरे भाई, ये हमने कहावत हमेशा सुनी है। तो जितने हैं वो फौज बना के खड़े हो गए हैं अगेंस्ट किसके? क्योंकि राजा इस देश का ईमानदार राजा है। आप इंडी गठबंधन की बात कर रही हैं इस समय। यस, इंडी गठबंधन की फौज बात बना कर के रही आपके सामने लड़ रहे हैं। हमारे कई महाराष्ट्र से ऐसे कमजोर लोग हैं जो जाकर दिल्ली में वो गठबंधन में खड़े होते हैं और रैलियों की तैयारियां करते हैं और किसी के समर्थन में जाते हैं। सो उद्धव ठाकरे जी हैं, ऐसे व्यक्ति हैं जो खुद का परिवार नहीं बचा पाए, खुद के दी हुई पार्टी की विचारधारा वो संभाल नहीं पाए। आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी ने, उद्धव जी पे मैं आता हूँ, उद्धव ठाकरे पे मैं बात करूंगा ही, लेकिन सबसे पहले जो पीएम मोदी का रथ रोकने के लिए जो इंडी गठबंधन बनाया गया, हमने ये देखा नवनीत जी की ये गठबंधन वो शक्ल ले ही नहीं पाया जो इन्होंने तय किया था। ये जैसे जैसे बात इनकी आगे बढ़ी, पार्टियां अलग होती चली गई। यहाँ तक कि हमने ये भी देखा कि राहुल गांधी जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा जहां जहां से उन्होंने निकाली, उनकी पार्टी के कार्यकर्ता छोड़ते चले गए। तो विपक्ष की ये गति क्यों हो रही है, उसकी वजह आपको क्या लगती है? ये दुर्गति क्यों हो रही है कि लोग उनसे छूटते चले जा रहे हैं?
इस लड़ाई में वो कहीं खड़े नहीं दिखते। अच्छा, लड़ाई भी करना किसके साथ, ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। देखिए, जब छत्रपति शिवाजी महाराज निकले थे तो वो अकेले मैदान में उतरे थे, ये नहीं देखा पीछे कौन है। जो फौज आपके पीछे, उन्हें ये पता है कि अगर ये व्यक्ति लीड कर रहा है तो इसके पीछे खड़े होकर इसे समर्थन देना चाहिए कि इससे विद्रोह करना चाहिए। अगर आपका लीडर ही, अगर आपका लड़ने वाला योद्धा ही कमजोर दिखाई दे रहा है तो बाकी के तो लोग आपका साथ छोड़ेंगे। और हमारे जो राजा हैं, जो लड़ने के लिए उतरे हैं मैदान में, देश के हर बच्चे को पता है, हर पक्ष को पता है कि अब की बार 400 पार कहाँ है, तो 400 पार 100% होगा, क्योंकि मजबूती से, कॉन्फिडेंस से हमारे देश के प्रधानमंत्री जी खुद के पार्टी के लिए नहीं, देश के हित में काम कर रहे हैं। ये रैलियां करते हैं तो अपने परिवार के लिए रैलियां कर रहे हैं, अपने बच्चों को मुख्यमंत्री बनाने के लिए रैलियां कर रहे हैं, कोई अपने बेटे को प्रधानमंत्री बनाने के लिए रैलियां कर रहे हैं। और देश के प्राइम मिनिस्टर अगर रैली कर रहे हैं तो वो देश के हित में रैली कर रहे हैं, देश के जितने बच्चे उनके विकास के लिए रैलियां कर रहे हैं, देश की जितनी महिलाएं उनको आगे लाने के लिए रैलियां कर रहे हैं। तो ये अंतर है। इंडी गठबंधन जो है वो खुद के परिवार को बचाने, पॉलिटिकल करियर बचाने के लिए, उनके बच्चों को एक मुख्य धारा में लाने के लिए वो रैलियां कर रहे हैं। मैं महाराष्ट्र की राजनीति पे आता हूँ नवनीत जी। बीते 2 सालों में हमने देखा कि 2 बड़ी पार्टियां महाराष्ट्र में न सिर्फ टूटी बल्कि बुरी तरीके से टूटी। एक नया अस्तित्व बन गया। जो फूटी हुई पार्टी है वो उन्होंने कहा कि वो असली पार्टी है। आप चूंकि महाराष्ट्र की राजनीति पे भी बारीक नजर रखती हैं, आपको क्या लगता है कि उद्धव ठाकरे की पार्टी की वो गति क्यों हुई और शरद पवार कहाँ चूक गए? उनमें क्या कमी रह गई कि लोगों ने उनके नेतृत्व में से विश्वास खो दिया? देखिए, समय हमेशा, जो बदलाव आपने खुद किया वो हिस्ट्री हमेशा रिपीट होती रहती है। शरद पवार साहब के समय, शरद पवार जी ने जैसे उन्होंने गठबंधन तोड़ा और खुद की नई पार्टी फॉर्म की कांग्रेस को छोड़कर, और वो उनके ही परिवार में वही चीज़ रिपीट हुई है। तो ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये ऐसा होना कि नई चीज़ें हुई हैं, ये बहुत पहले इतिहास फिर रचा गया और फिर रिपीट किया गया। उन्होंने जो बोया वो काटा है, ऐसा आप कब कहना चाहते हैं? 100% है। जैसा बोएंगे वैसा पाएंगे, ये तो कहावत है, हम अपने बुजुर्गों से सुनते आ रहे हैं। और उद्धव ठाकरे जी की सबसे बड़ी कमजोरी है कि बाला साहब ठाकरे जी हमेशा बोलते थे अगर मैं कांग्रेस के साथ गया तो मेरी राजनीतिक जो दुकान है वो मैं हमेशा के लिए बंद कर कर घर पे बैठ जाऊंगा। हाँ, मेरी विचारधाराओं को जो शोभेगा नहीं, मेरे लोगों के हित में नहीं होगा, तो उस दुकान में बैठकर मैं मेरी राजनीति रोटियां नहीं सेकूंगा। ये स्पष्ट शब्दों से हमारे आदरणीय बाला साहब ने हम लोगों को सिखाया था। और विचारधाराओं पे उद्धव ठाकरे जी ने काम करना छोड़ दिया, क्योंकि जब खुद का स्वार्थ आता है तो राष्ट्र हित बहुत दूर रह जाता है, राज्य का विकास बहुत दूर रह जाता है। इसके लिए उनकी पार्टी का सबसे बड़ा टूटने का कारण कि खुद का स्वार्थ, बेटे का मोह और बेटे को एक अलग जगह पे लाने का जो एक विजन वो लेके घूम रहे थे, शायद उसी की वजह से उनकी पार्टी टूटने में सबसे बड़ा कारण। और उनके बारे में तो मैंने स्टडी कर लिया है अभी कि जब आप पावर में होते हैं ना, जब हम बड़े से लड़ते हैं तो आपकी ताकत पता लगती है, जब आप कमजोर से लड़ते हैं तो आपकी कमजोरी दिखाई देती है। कमजोर से वही लड़ता है एक एज ए मुख्यमंत्री और एक सिंपल सी महिला और एक पहली बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनकर जो अपनी दिशा, अपने विचार बाहर रखने के लिए बाहर निकली थी, उसे 14 दिन जेल में डालकर ये उद्धव ठाकरे जी ने दिखा दिया था कि आपकी कमजोरी क्या है। मैं इसी पर आ रहा था नवनीत जी। देखिए, आपके बैकड्रॉप में हनुमान जी की बहुत सुंदर, बहुत ही भव्य मूर्ति है। हनुमान चालीसा को लेके जिस तरीके से आपने उद्धव ठाकरे को ललकारा था, आह्वान किया था, आपको क्यों ऐसा लगता था कि वो हिंदुत्व से कटे जा रहे हैं, हिंदुत्व से दूर हुए जा रहे हैं? और हनुमान चालीसा को लेकर उनके मन में क्या द्वेष हो सकता था? आपका जो आंदोलन था उसका आधार मैं समझना चाहता हूँ, क्योंकि उस आंदोलन ने आपको काफी जो है सक्रिय किया था उन दिनों। तो देखिए, हमारे हनुमान जी हमेशा बोलते हैं वो अपने लोगों के बीच में हमेशा रहते हैं। और जब ये मुख्यमंत्री बने, 56 इयर्स के विचारधारा छोड़कर खुद के स्वार्थ के लिए मुख्यमंत्री बने, पहली सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह। और राज्य में, केंद्र में एक अलग सरकार और राज्य में एक सरकार रहने के बाद जो विकास का भाव जो होना चाहिए था, जो व्यक्ति घर से
2.5 साल घर से कदम बाहर रखता नहीं है, उस मुख्यमंत्री से मैं क्या अपेक्षा करूंगी कि मेरे किसानों की मदद वो करेंगे, युवकों के रोजगारों के बारे में वो नॉलेज में रखेंगे और उनके लिए काम करेंगे, महिलाओं की उन्नति कैसी होगी, बेरोजगारी कैसे खत्म होगी, जिला परिषद कॉरपोरेशन में पढ़ने वाले बच्चों का भविष्य हम कैसे निर्माण करेंगे, नेशनल हाईवे से लेकर स्टेट रोड से लेकर हर एक मुद्दा मेरे आंखों के सामने है। अगर आप क्षेत्र में काम करते हैं, 1000 लोग मिलते हैं, उसके 1000 प्रश्न आते हैं, तो उस पर आप कम से कम 100 प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आप प्रयास करते हैं। जो व्यक्ति घर से ही मातोश्री से बाहर नहीं निकला, वो राष्ट्र हमारे महाराष्ट्र का वो विकास कहां से करेंगे। सबसे पहला संकट हमारे महाराष्ट्र में वो था जो मुखिया थे, मुखिया एसी में बैठकर सिर्फ फेसबुक लाइव करने का काम करते थे। वो सबसे बड़ा संकट, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। तो वो संकट हटना चाहिए, सबसे पहला मेरा उद्देश्य था। अगर वो संकट हटेंगे तो ये सब चीजों पे काम करने वाला व्यक्ति वो पद पे आएगा जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत मेरे महाराष्ट्र को थी। आरोप तो उनके सलाहकार भी लगे। संजय राउत उनके अगल बगल रहते थे, वो मातोश्री से शरद पवार के रेसिडेंस के बीच में ही उनका आना जाना होता था। आरोप ये भी लगे कि उद्धव ठाकरे का मार्गदर्शन ही सही नहीं हो रहा, उनको निर्णय लेने में जो लोग सलाह दे रहे हैं वो कहीं उन्हें मिसगाइड कर रहे हैं, और इसी वजह से उद्धव आज इस जगह पर आकर खड़े हो गए कि उनके अपने ही लोग उनको छोड़ के चले जा रहे हैं। आप किस तरीके से देखती हैं इस पूरे घटनाक्रम को? संजय राउत आपको दोषी लगते हैं क्या पूरे मामले में? कहीं देखिए, लीडर वही होता है जो सुनता सबका है और करता अपने दिल से है। अगर लीडर ने किसी और की सुनवाई अपने दिमाग में और उसके ऊपर इंप्लीमेंट करने लग गए तो वो उद्धव ठाकरे जी का हाल होता है। लीडर उसी को कहा जाता है जो सुने सबकी, करे अपने सोच से, कि अपने लोगों को, अपने परिवार को, जिस परिवार में भी इस तरीके की अगर दूसरों के विचारों पे अगर घर चलता है तो वो घर कभी भी सेट नहीं होता है। वही हाल उद्धव जी का हुआ। हर चुनाव में नवनीत जी हम एक चीज देखते हैं, मैं 2014 से देखते आ रहा हूं कि चुनाव जैसे नजदीक आते हैं आलोचनाओं में अपशब्द आने लगते हैं, भाषा का स्तर इतना गिर जाता है कि कुछ शब्द तो मैं शायद स्क्रीन पर बोल भी ना पाऊं। लेकिन हमने देखा है कि जब भी पीएम मोदी की आलोचना हुई है कुछ गालियों का इस्तेमाल हुआ, कुछ अपशब्दों का इस्तेमाल हुआ, लेकिन हर बार ये गालियां जो हैं वो विपक्ष को बैकफायर कर जाती हैं और उन्हीं गालियों के बूते जनता भर भर के पीएम मोदी को वोट देती है। 2014 में हम एक देख चुके हैं, 2019 में देख चुके हैं, 24 में भी होगा। मैं वही समझना चाहता हूँ, अब की बार भी कुछ लोगों की जबान फिसली है। थोड़े दिन पहले, अगर मैं गलत नहीं हूं तो बुल्ढाना के किसी रैली में संजय राउत ने उनकी तुलना औरंगजेब से कर दी थी। क्या लगता है, इतिहास फिर से दोहराया जा रहा है? ये लोग अपनी गलती से कुछ सीखते नहीं है क्या? मैं वही बोलती हूँ, जब बुरे वक्त आता है, बुरा समय आता है, तो भगवान अपने आप लोगों को उसी तरीके की बुद्धि देता है कि आपका मार्ग भटका है तो आपने फिर भी सुधरना नहीं है, और वही शब्दों में उनके आ जाता है। देखिए, कई बार ऐसा होता है, जिस जगह में हम रहते हैं, जिस तरीके की चर्चा होती है, उसी तरीके की भाषा आप हमेशा बोलने के लिए मजबूर हो जाते हैं। वो उनका कसूर है या उनकी संगत का कसूर है या उनके इर्द गिर्द घूमने वाले जो एक विरुद्ध लेकर, जो राष्ट्र के हित में काम करने वाले देश के प्रधानमंत्री जी हैं, हम जैसे युवक जिनको फॉलो करते हैं, अगर उनके बारे में कोई ऐसा बोलता है तो एक भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता और इस देश के नागरिक पार्टी से भी ज्यादा महत्व का रखता है। आज जब वॉर होता है तो हमारा झंडे लेकर बच्चों को जब बस सेफ निकाली जाती है और उनको देश तक आने देते हैं, वो सिर्फ एक ही वजह है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री सक्षम है। लेकिन वो तो गाली देना छोड़ते ही नहीं होता, वो इतनी आलोचना करते हैं। मेरे ख्याल से कल ही उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी के भाषण तो सब मिमिक्री होते हैं और वो ठीक उस तरीके से बोलते हैं जैसे उस तरीके से मनोरंजन करते हैं जैसे जॉनी लीवर करते हैं। आखिर क्या हो गया विपक्ष के नेताओं को, खासकर संजय मैं राउत को? आपको ये बताना चाहूंगी कि ऐसे लोगों के ऊपर बात करना भी अपना समय वेस्ट करना है। जो औरंगजेब की तुलना हमारे देश के प्रधानमंत्री के साथ कर सकते हैं, तो वो औरंगजेब के ही विचारों पे चल रहे हैं। ये पूरे महाराष्ट्र ने देखा है और पूरे देश ने देखा है। राम का विरोध करने वाले, हनुमान जी का विरोध करने वाले, वो ही हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का औरंगजेब से तुलना कर सकते हैं, जो राम मंदिर को लाए हैं, बनाए हैं, जिसकी इंतजार देश के लोग 500 वर्षों से भी ज्यादा जिसका इंतजार कर रहे थे। इनमें ताकत नहीं थी, वो एक ही व्यक्ति थे जो देश के प्रधानमंत्री जी ने किया। इन्होंने कहा कि ये तो कोई भी बना सकता था, ये राम जी की इच्छा थी कि वो मोदी जी के हाथ से बने और मोदी जी के हाथ से ही बना।
ये औरंगजेब की औलादें होंगी जो औरंगजेब की तुलना हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के साथ कर रहे हैं। इस काल में मोदी के दूसरे टर्म में हम चांद पर भी गए, हमने राम मंदिर भी बनाया। और तो मैं ये समझना चाहता हूँ कि इस बार जो जिन मुद्दों को लेके मोदी सरकार जनता के बीच में जाएगी उसमें डेवलपमेंटल इश्यूज, विकास के मुद्दे ज्यादा हावी होंगे या हिंदुत्व ज्यादा हावी होगा, ये मैं समझना चाहता हूँ। मैं आपको इतना बता सकती हूँ, इंफ्रास्ट्रक्चर इस देश का पिछले 10 वर्षों में जो इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ हुई है, अमेरिका इज नॉट रिच बिकॉज दे हैव गॉट मनी, अमेरिका यूएस इज रिच बिकॉज द इंफ्रास्ट्रक्चर मेक्स अमेरिका रिच। दिस इज द लाइन जो हमने सुनते आए हैं, जो इम्प्लीमेंट होते हुए पूरे विश्व ने देखा है। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर जहां 10 साल पहले जितने एम्स थे उसके डबल एम्स इस देश में निर्माण होते हैं, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जितने 75 वर्षों में नहीं हुए उससे 3 गुना ज्यादा इम्प्लीमेंट इस देश में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का होता है। 72 सिर्फ विमानतल थे, एयरपोर्ट्स निर्माण थे 75 वर्षों में, उसका डबल आंकड़ा ये 10 वर्षों में हम पूर्ण करते हैं। मुझे लगता है बच्चों को डिजिटल टाइल से लेके डिजिटल लाइफ जीने का जो शुरुआत किसी ने अगर करवाया है तो वो मोदी जी ने करवाया है। और पॉकेट में पैसे नहीं हो, बस कार्ड हो, डिजिटलाइज, जो लोग बिना फ्री मनी के निकलते हैं बाहर और अपनी चीजें इंप्लीमेंट करते हैं। देश को आगे लाने में इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत बड़ा रोल है और हम जैसे जितने भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता या उम्मीदवार और देश के हित में काम करने वाले जितने भी लोग हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे बात करेंगे। आगे आने वाले युवकों को इस देश से क्या लाभ होगा और अगर देश के प्रधानमंत्री फिर 2024 में होंगे ही और वो आने वाले समय में देश के लोगों के युवकों के लिए क्या काम करेगा, तो मैं तो हमेशा एज ए विजन रख के मेरा धर्म मेरा कर्म ही मेरा धर्म है, वो ही दिशा पे मैं काम करती हूँ। और आने वाले समय काम पर आता हूँ। आखिरी के 2-3 सवाल है मेरे, चूंकि मैं अमरावती आपसे मिलने आया ही हूँ तो अमरावती का जिक्र तो होना चाहिए। मुझे एक वाकया याद आता है, मैं मेरे दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि नवनीत राणा की कंस्टिट्यूएंसी में उनकी लोकप्रियता अच्छी खासी है, खासकर एक आदिवासी तबका जो है वो उनसे बहुत ज़्यादा कनेक्ट करता है। एक बार हुआ ये था कि मेलघाट विधानसभा क्षेत्र में ये गई थी जहाँ से इनका पुराना नाता है, होली मनाने अक्सर जाती हैं वहाँ पर और वहाँ 3-4 दिन बिताती हैं। एक आदिवासी लड़के ने नवनीत राणा से हाथ मिलाया था और उसके बाद उसने 7 दिन तक पॉलीथीन बांध के रखा था अपने हाथ पर, क्योंकि वो उस हाथ से और कोई दूसरा काम नहीं करना चाहता था। इतना वो अजीज मानता है नवनीत राणा को। तो नवनीत राणा की लोकप्रियता आप इससे समझ सकते हैं। लेकिन काम दरअसल धरातल पर अमरावती में क्या हुए हैं ये नवनीत राणा बताएंगे। नवनीत राणा, लोग तो आपको पसंद करते हैं लेकिन लोगों के लिए आपने अमरावती में क्या किया, ये प्रश्न है। मैं आपको इतना जरूर बता सकती हूँ, एज ए निर्दलीय जब मैं अपनी विचारधारा लेके केंद्र में एज ए पार्लियामेंटेरियन, क्योंकि 2019 में एक विरुद्ध वेव के अगेंस्ट मुझे मेरे क्षेत्र के लोगों ने चुन के दिया। निर्दलीय लोकसभा में जाना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट एक विषय रहता है, क्योंकि एक प्रश्न चिन्ह रहता है कि पार्लियामेंट में जाकर एज ए एक्ट्रेस जिन्होंने 12 वर्ष एक क्षेत्र में दिया और उसके बाद एक प्रतिनिधि करके पार्लियामेंट में जाके ये हमें हमारे बारे में बोल पाएंगी, हमारे लिए कुछ क्षेत्र के लिए पार्लियामेंट से लेके आएंगी। मुझे लगता है आप आदिवासी क्षेत्र से अगर हमने शुरुआत की है तो मैं वहाँ की ज़रूर बताना चाहूँगी कि वहाँ की बेटी करके वो लोगों ने मुझे हमेशा प्यार दिया और आज भी उतने ही प्रेम से मेरा स्वागत, क्योंकि रवि जी जाते हैं तो उन्हें जवाई बोलते हैं कि हमारे जवाई भाई आ गए हैं, स्वागत करिए। बेटी का बाद में करेंगे, पहले जवाई का। 75 वर्षों से एक 6 रोड हमारे ऐसे थे मेरे क्षेत्र में जो 75 वर्षों से जिसकी परमिशन केंद्र से कभी किसी को नहीं दी गई। एज सुन एज मैं जैसे ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनी, उसकी मीटिंगें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से लेकर हर किसी से मीटिंगें लेके उसकी 6 रोड है मेरे महत्वपूर्ण रोड रखते हैं, जिसके ऊपर ऑलमोस्ट 70 से 80 गांव हैं। उन लोगों को उस रोड की फैसिलिटी कैसे देना वो मैंने परमिशन लाके आज उसका काम शुरू हो गया है। तो मुझे लगता है ये मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, जो 75 वर्षों में कर नहीं सके वो मैंने ये 5 वर्षों में किया। अमरावती एयरपोर्ट का काम भी काफी दिन से रुका हुआ, अगर मैं मेरी जानकारी गलत नहीं रुका नहीं है। वो तो 33 महीने की गवर्नमेंट में जब उद्धव ठाकरे जी ने स्क्रैच में डालने के लिए जो आदेश अमरावती के एयरपोर्ट के लिए दिए थे, वो रीस्टार्ट करवाने के लिए जितनी ताकत मुझसे लगी केंद्र से करवाएगी। और जैसे देवेंद्र फडणवीस जी की सरकार हमारे महाराष्ट्र में आई, उनसे पाठ पुरावा करके आने वाले कुछ महीनों में, ये वर्ष में 2024 में
विमानतल एयरपोर्ट उड़ता हुआ मेरे अमरावती के लोग देखेंगे, इतनी मैं आपको श्योरिटी दे सकती हूँ। आदिवासी में एकलव्य स्कूल से लेकर ये 6 रोड से लेकर 24 गांव अभी भी उस क्षेत्र में अंधेरे में थे। उसके 12 गांव में उनके दरवाजे तक बिजली लाना, ग्रिड की, सोलर की नहीं, ग्रिड की बिजली लाकर देना, उन्हें ये महसूस कराना सिर्फ नाम से ही बेटी नहीं, कर्मों से भी मैं उनकी बेटी हूं। और उनके बीच में जो 75 वर्षों में नहीं हुआ, ये मैंने 5 वर्षों में किया। विमानतल के साथ साथ सबसे बड़ी टेक्सटाइल पार्क जो देश में साथ दी गई है आदरणीय प्रधानमंत्री जी के, इससे वो एक पूरे महाराष्ट्र में सिर्फ एक टेक्सटाइल पार्क आती है और वो मेरे क्षेत्र में मैं लेके आती हूँ। एनडीए का कुनबा बढ़ रहा है, लगातार बढ़ रहा है। विकास कामों की तो हमने बात कर ली। कुछ पार्टियां शामिल हो रही हैं, हमने देखा एमएनएस के राज ठाकरे भी, उन्होंने भी मुलाकात की थी। लेकिन इस दरमियान कुछ ऐसे लोग भी शामिल हुए एनडीए में, या कहें कि बीजेपी में, आपकी ही पार्टी में, कि जो कल तक एक्यूज थे, मैं अशोक चव्हाण की बात कर रहा हूँ, पूर्व सीएम महाराष्ट्र के, आज थोड़ा असहज नहीं लगता आप लोगों को कि कल तक आप जिन लोगों पर आरोप लगा रहे थे, आज वही लोग आप लोगों की पार्टी में आ गए हैं? कदाचित आप लोगों को उनके साथ मिलकर पार्टी के काम करने पड़ेंगे। ये अनकंफर्टेबल करने वाली चीज मैं आपको इतना बता सकती हूँ कि मुझे कुछ ही घंटे हुए हैं पार्टी में आके। मेरी विचारधारा ज़रूर सेम रही है और मेरे क्षेत्र के विकास के लिए इतनी बड़ी लीडर नहीं हूँ मैं कि जो हमारे, जिनको मैं नेता मानती हूँ, अगर उनका कोई निर्णय है उस पर मैं प्रश्न चिन्ह कभी उठा पाऊँ, मुझे नहीं लगता है। और मैं यही जानती हूँ कि हम जैसे जितने भी नए कार्यकर्ता इस पार्टी में जुड़े हैं वो एकदम ही निष्ठा से काम करेंगे और हमारे आदरणीय जितने भी नेता हैं वो इनका निर्णय लेंगे। आपको हिंदू शेरनी क्यों बोलते हैं? बहुत कम होता है जब महिलाएं बिना डर के मैदान में उतरती है। हम महिलाएं बहुत सिक्योर रहती हैं, हम पुरुष के मुकाबले बहुत सिक्योर रहना पसंद करते हैं, बहुत सेफ्टी और बहुत एक सेफ्टी कवच बोलते हैं हम, उसमें रहते हैं हमेशा। और वो सेफ्टी कवच तोड़कर बाहर निकलने वाले बहुत कम रहते हैं। वो तो लोगों का प्यार है कि जो मुझे हिंदू शेरनी करके प्रेम दे रहे हैं, पर मुझे लगता है मेरी विचारधारा कोई नाम से बंधी नहीं है और कोई नाम से सीमित नहीं है। जब जब मुझे मेरे धर्म के प्रचार प्रसार करने का मौका मिलेगा, मेरे नसीब में आएगा। बहुत कम लोगों को चुना जाता है और ये भगवान उसी व्यक्ति को चुनता है जो ये सिक्योर कवच से बाहर निकलने की ताकत रखते हैं। जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं।